अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ये लफ्ज़ मुश्तमिल है बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी दो लफ्ज़ों पर। इसका मकसद ये है कि ये है वेरिएशन या वैरायटी। जैसे एक चीज़ की मुख्तलिफ़ किस्में हों बहुत सारी, तो हम कहेंगे कि ये चीज़ डाइवर्स है बहुत, या इसमें वैरायटी है या डाइवर्सिटी है। तो ये बुनियादी तौर पर वेरिएशन है या डाइवर्सिटी है जानदार चीज़ों या लिविंग थिंग्स की। अब अगर हम मिसाल लें इस सहरा या डेज़र्ट की, तो यहाँ पर बहुत सारे जानदार हमें मिलेंगे, बहुत किस्मों के जानवर। तो ये सहरा घर है बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्मों के जानदार चीज़ों का। यहाँ हमें कैक्टस भी मिलेगा, यहाँ हमें खरगोश भी मिलेंगे, यहाँ हमें चमगादड़ भी मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये सहरा है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स। अब चूंकि जानदार चीज़ों में हमें बड़े फ़र्क भी मिलते हैं और छोटे भी, तो हम बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ पैमानों में बांट लेते हैं और फिर इसे देखते हैं। तो पहला और सबसे छोटा फ़र्क जो है वो है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जो कि है सिर्फ जेनेटिक वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म के ग्रोह में। और इसकी एक मिसाल मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये है एक चूहा और इसे कहते हैं रॉक पॉकेट माउस। ये पाया जाता है इस सहरा में, और जो ख़ासियत है इस स्पीशी की वो ये है कि ये दो मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है। ये इस रंग में, जो रंग आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, और दूसरा जिस रंग में ये पाया जाता है वो है काला रंग। बावजूद इसके कि ये ताल्लुक़ रखते हैं एक ही स्पीशीज़ से, लेकिन इनकी खसलतें ख़ासी मुख्तलिफ हैं और जेनेटिकली बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है इनमें। और जो इनके दो रंग हैं, मज़ेदार बात यह है कि ये आते हैं नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। पता ये चलता है कि काले रंग वाले चूहे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ काले पत्थर और डार्क रॉक्स मौजूद हैं, और ये वाले पाए जाते हैं वहाँ जहाँ हल्के रंग की मिट्टी है या रेत है या लाइट सैंड। और ये चीज़ अगर हम नेचुरल सिलेक्शन के नज़रिए से देखें तो समझ में आती है। अब अगला पैमाना या लेवल जो है इसका, वो है स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी, जो कि है एक इलाके में मौजूद स्पीशीज़ की वैरायटी। तो हमने बात की सहरा की, पहले जहाँ हैं हर किस्म के मैमल्स और परिंदे, पौधे और कीड़े वगैरह। लेकिन एक चीज़ जो हैरान करती है वो है चमगादड़ों की स्पीशीज़ की तादाद। हमारे पास हैं सिल्वर बालों वाले चमगादड़, यानी सिल्वर बालों वाले बैट्स। हमारे पास हैं रेड बैट्स, हमारे पास हैं स्पॉटेड बैट्स, और फिर पीटर्स घोस्ट फेस्ड बैट्स भी। अब आप कहेंगे कि ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या है? तो अगर बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है तो इसमें स्पीशीज़ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी स्पीशीज़ की, उतने ज़्यादा ही मुख्तलिफ किरदार होंगे पूरे इकोसिस्टम में, और ये चीज़ इसको और बेहतर बनाती है। अब चलते हैं इसके आखिरी मरहले की तरफ। अब हमारे पास है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, और ये है वो वैरायटी इकोसिस्टम्स की जो मौजूद है इस ज़मीन पर और इस प्लैनेट पर। हम बात कर रहे थे सहरा की, और एक सहरा जो होता है वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है दुनिया में। और अगर आप सोचें, इकोसिस्टम्स बनते हैं जानदार चीज़ों से और इनके माहौल से। इस सूरत में जानदार चीज़ें एक सहरा के इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इसमें सांप हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं और कैक्टस जैसी चीज़ें। और गैर जानदार चीज़ों में आ सकता है पथरीली चीज़ें, मट्टी और रेत वगैरह। अब सहरा इकोसिस्टम्स के साथ साथ अर्थ पर होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, यानी जंगलात, और कोरल रीफ इकोसिस्टम्स, यानी समंदरी। हर तरह के इकोसिस्टम्स हैं मौजूद। अब इन सब इकोसिस्टम्स का होना जो है वो हमारे ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए बहुत अहम है, और ये सारे इकोसिस्टम्स होने की वजह से हमें बहुत सी चीज़ें हासिल होती हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो ये जो डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम्स की, ये हम इंसानों के लिए बहुत अहम है। इसके बगैर हमारी ज़िंदगी का मयार बहुत मुतासर हो सकता है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये सारे लेवल्स बायोडाइवर्सिटी के ये बहुत अहम हैं अपनी अपनी जगह पर। अब बायोडाइवर्सिटी जो है ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो हम इसके बारे में बतौर एक ऐसी चीज़ सोच सकते हैं जो वक्त के साथ साथ बदलती है। अब ज़रूरी चीज़ जो याद रखने की है वो ये कि स्पीसिएशन जो है ये बायोडाइवर्सिटी को फ़रोग़ देती है, और एक्सटिंक्शन जो है ये बायोडाइवर्सिटी में कमी का बायस बनती है। तो पहले बात करते हैं स्पीसिएशन की।
یہ ہوتی ہے تب جب ایک اسپیشیز ایوالو کرتی ہے 2 یا 2 سے زیادہ اسپیشیز میں وقت کے ساتھ ساتھ. ہم نے دیکھا ہے فائلوجینیٹک ٹری بھی اور اسپیسیشن ماڈل بھی. یہ میں یہاں بناتی ہوں. یہاں ہے ہمارا ایک ہی اینسسٹر سے مراد ہے آباء و اجداد، جس کی شاخیں نکلتی ہیں مختلف اسپیشیز میں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے. یہ یہاں پر ہے وقت یا ٹائم، اور یہ ہے وہ اسپیسیشن ایونٹس جنہوں نے بایو ڈائیورسٹی کو فروغ دیا ہے جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اب دوسری طرف ہمارے پاس ہے ایکسٹنکشن، جو باعث بنتی ہے بایو ڈائیورسٹی میں کمی کا. اس لفظ سے مراد ہے کہ کوئی بھی اسپیشیز یا پوری آبادی پوری طرح سے ختم ہو جائے. تو یہ دیکھیں کہ یہ مختلف پیمانوں پر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آبادی ہو جاتی ہے ایکسٹنکٹ، تو ہمارے پاس جین پول میں کوئی جینیٹک ویریئنٹ نہیں بچتا ہے یا جینز کا سیٹ کسی خاص اسپیشیز کے لیے. تو اگر ایک اسپیشیز بالکل سرے سے ہی ختم ہو جائے تو پھر ایکولوجی اور ایکو سسٹم میں جو ان کا کردار ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوگا پورا. آپ نے شاید سنا ہو ڈوڈو برڈ کے بارے میں، جو بالکل ایکسٹنکٹ ہو گئی. 1600 کی بات ہے یہ. آخری ڈوڈو برڈ کو مارا گیا تھا 1681 میں، اور اس کے ختم ہونے کی وجہ جو تھی وہ تھی شکار، دوسری اسپیشیز سے مقابلہ اور ماحول کا خراب ہونا یا ہیبیٹیٹ کا ختم ہونا. اب ہم تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اس کے بارے میں پڑھیں اگر تو ایک سوال آتا ہے ذہن میں، وہ یہ کہ ہم انسانوں کا کیا اثر ہے بایو ڈائیورسٹی پر. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم انسان بھی اس میں کمی کا باعث بن رہے ہیں. گلوبل وارمنگ، موسم کا تبدیل ہونا، ماحولیاتی آلودگی اور ریسورسز کا غلط استعمال، ان سب چیزوں نے بایو ڈائیورسٹی پر کافی برا اثر ڈالا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا اچھا ہونا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو یہ ہے ایک غور کرنے والی بات اور فکر کرنے والی بھی. اب جو ہے وہ اسپیشیز کی ایکسٹنکشن کی جو شرح ہے وہ 100 سے 1000 گنا زیادہ ہے، اور چونکہ ایکسٹنکشن ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اسپیسیشن ریٹ سے، اور اس کا نتیجہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہم انسانوں کے لیے اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی.